विषय आ गया, हम लोग अपने ज्योतिष तक ही रहे इसमें। और इसी तरह ग्रहों का कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर शुभ, किसमें अशुभ और किसमें किस तरह का फल देता है, ये उसको मैंने एक्सप्लेन किया एट ए ग्लांस, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, बहुत ठीक है। अंगहीन का क्या मतलब है? अंगहीन कहाँ अंगहीन? वो उधर का ट्वेल्व अंगहीन मतलब उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया, जैसे नहीं ऐसे हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख फूट गई, कान मुझ गया। ये आपकी किसी बुक में सब दिया है, सब फोटो खींचनी होगी? देखिए ऐसा है कि ये चीजें बुक से ही हैं, लेकिन मैंने इनको एक जगह कंपाइल कर रखा है संक्षिप्त में समझाने के लिए। जो मैंने बुक आपको दी उसमें सारी चीजें मिली, लेकिन अलग अलग पन्नों पर अलग अलग जगह मैंने एट ए क्लास किया। इसका सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब चंद्र जड़ बुद्धि दे रहा है, अगर चंद्र लग्न में है तो प्रथम स्थान में है, हाँ, द्वितीय स्थान पे जाएगा तो कुटुंबी बना देगा, मतलब आप घर परिवार को लेकर चलने वाले हो। तृतीय स्थान पर जाएगा तो ये क्रूर बनाएगा, क्योंकि पराक्रम भाव में चंद्रमा पहुंच जाएगा। तो चंद्रमा जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे पराक्रम के साथ जब चंद्रमा आता है तो ये भाग्य स्थान को देखता है, तो ये फोर्सफुली अपने काम करेंगे। चंद्रमा ज्योतिष में शनि और राहु से भी खतरनाक ग्रह है, ये आप मान लीजिए। चंचलता तो पता है पर खतरनाक है। राहु और शनि से भी ज्यादा खतरनाक है चंद्रमा। कभी भी चंद्रमा को लाइटली नहीं लेना चाहिए। चंद्रमा और बृहस्पति ये दो ग्रह ऐसे हैं कि अगर ये अपने को उतर आए तो शनि और राहु को भी क्रूरता में पीछे छोड़। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग चंद्रमा और बृहस्पति को बड़ा सौम्य ग्रहों में मिलते हैं, सात्विक ग्रह मानते हैं। चंद्रमा को तो मैंने देखा है। ये उन्हीं में अब हम लोग जीवन के जो 3 पार्ट जीते हैं उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि हमारे यहाँ यही 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। धर्म को अर्थ से जोड़ा गया है और काम को मोक्ष से जोड़ा गया है। अर्थ धर्म आधारित होना चाहिए, सनातन संस्कृति है। आपके पास जो भी धर्म है वह धर्म के अनुकूल हो, धर्मानुकूल कमाया हुआ अर्थ ही आपको धरती का सुख देगा। इसलिए अर्थ को धर्म से जोड़ा गया है और काम को मोक्ष से जोड़ा गया है। काम माने पुरुषार्थ, आय धर्मानुसार होनी चाहिए और पुरुषार्थ मात्र मोक्ष के लिए होना चाहिए। इसके अलावा और सारे पुरुषार्थ विफल। क्यों? क्योंकि अस्थायी है, उनकी आयु नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेट कंक्लूजन पार्ट पे आए। हमने आपको बताया था लग्न, पंचम, नवम और केंद्र, ये शुभ है। 3, 6, 8, 11 और 12 ये भाव कुंडली के अशुभ। अब आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी विषय को आपको देखना हो तो ये संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को देखा कैसे जाएगा? वो इन चीजों से देखा जाएगा। अब आप ज्योतिषी बन गए, आपसे पूछा जाएगा भाई साहब मेरा जीवन कैसा होगा? तो अगर जीवन आपका सुखी होना है तो लग्न का चतुर्थेश से संबंध होना चाहिए, अगर नहीं है तो जीवन सुखी नहीं है। किस टाइप से संबंध होना चाहिए? लग्न फर्स्ट और फोर्थ, हाँ, फर्स्ट और फोर्थ में जो ग्रह बैठे हैं वो आपस में मित्रों, फर्स्ट और फोर्थ के ग्रह आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ के ग्रह आपस में दृष्टि संबंध रख रहे हैं। फर्स्ट और फोर्थ के भाव के स्वामी आपस में युति रख रहे हैं। ये जो 7 तरह के संबंध हैं, इन 7 में से अगर कोई भी संबंध कायम हो रहा है लग्नेश और चतुर्थेश के बीच में तो आपका जीवन सुखी होगा। इसी तरह अगर
आदमी कहता भाई आप बच्चे की बौद्धिक स्थिति बताइए क्या है। तो अगर लग्न का पंचमेश से संबंध स्थापित होता है, 7 में से कोई एक भी, तो बच्चा बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, अदरवाइज मूर्ख रहेगा। ठीक है। इसी तरह पंचम का अगर दशमेश से संबंध हो रहा है तो वह राज सत्ता से सुख प्राप्त करेगा, राज कुशलताओं। चतुर्थेश पंचमेश का अगर संबंध बन रहा है तो वह स्वबुद्धि से सुखी होगा, मतलब अपनी बुद्धि, अपनी आईक्यू से चलेगा और उसमें सुख होगा। इसी तरह पंचमेश का सप्तमेश से अगर संबंध हो जाता है तो व्यक्ति को कोऑपरेटिव और इंटेलिजेंट पत्नी प्राप्त होगी, वरना पत्नी की पार्टी करती रहेंगे, पति महोदय ज्योतिष पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। चतुर्थेश का नौमेश से अगर संबंध हो जाता है तो व्यक्ति स्वाभाविक होता है, उसे चीजें कम एफर्ट से प्राप्त, उसके लिए बड़ा एफर्ट करने की जरूरत है। सप्तमेश नौमेश से अगर संबंध स्थापित करे तो पत्नी उसके भाग्योदय में सहायक। जैसे हमारे आबकारी के एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने पूरी 32 साल की नौकरी ही अपनी बीवी के दम पे कराई, वो ऑफिस गए ही नहीं। और उनकी बीवी जो है मंत्रियों सब जगह उनके नेटवर्क थे, वो अपना वहां से उनकी पोस्टिंग करा लेती थी, वही मेडिकल पास करा लेती थी, वो हार्ट का कभी इलाज कराने लगते थे, कभी किडनी का। 32 साल घर बैठे बैठे तनख्वाह पाते रहे और पत्नी ने उनका सब मैनेज किया। वो नेता थी थोड़ी, वो कभी गए ही नहीं और एडिशनल कमिश्नर से लेकर आपका हमारे मोहल्ले में ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं मिला। अगर लग्नेश का 9 भाव से संपर्क हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। दशमेश का लग्नेश से संपर्क हो स्वस्थ शरीर और राज सुख प्राप्त करता है। नौमेश और दशमेश का संबंध हो तो भाग्यवश राज सुख प्राप्त करता है। नौमेश और दशमेश में अगर युति बन जाए, जैसे राजीव गांधी के में बन गई, तो इंदिरा गांधी के मरने से प्रधानमंत्री बनी, भाग्यवश। ठीक है। जैसे आपके ये मनमोहन सिंह, कोई काबिलियत नहीं थी, कभी चुनाव नहीं लड़ा, प्रधानमंत्री का 2 टर्म पूरा किया। वो एक ही नहीं, 2। लग्नेश सप्तमेश अच्छी पत्नी देते हैं युति बनने पर, और पंचमेश से दशमेश का संबंध हो तो पुत्र द्वारा राज सुख प्राप्त होता है। पता लगा लड़का मंत्री हो गया, लड़का IAS हो गया, लड़का फॉरेन चला गया, पिताजी के बल्ले बल्ले हो गए। तो ये पंचमेश का दशमेश से संबंध। आपने इसमें देखिए पूरी दोनों स्लाइडों में ये पाया कि कहीं भी मैंने 3 तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश या द्वादशेश का वर्णन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इनका वर्णन कुंडली में जितना मैं कर दूंगा व्यक्ति उतना दुखी रहने लगेगा। इसलिए जिसको सुख प्राप्त करना है वो इन भावों से अलग रहे, और लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और 10वां, इसके जितना करीब रहेगा उतना वह व्यक्ति सुखी है। ये ज्योतिष का बेसिक फंडामेंटल। अब हम लोग पुरानी स्लाइड पर फिर आते हैं। अब हम लोग फलित पर आएंगे। हमने फलित के मैथमेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर दिया आज। अब हम प्रैक्टिस पर आए, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, 2 4 6 थोड़ा आइडिया होता है। हमने ये बताया, बस ये 2 खाके आप याद कर लीजिए, ये और इसके आगे वाली स्लाइड, बस हो गए ज्योतिष। किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है। इसमें लग्न, पंचम, नवम और केंद्र जितना स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आप सुखी होंगे, और 6 8 12 और 3 7 11 जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने आप दुखी होंगे। ये कुंडली का बेसिक फंडामेंटल। अगेन स्ट्रॉन्ग मीन्स नकारात्मक स्ट्रॉन्ग, मतलब कुड बी नेगेटिव, और शनि स्ट्रॉन्ग है तो क्या मतलब? नहीं, शनि अगर पहले लग्न में स्ट्रॉन्ग है, इज दैट गुड और बैड? नो, इट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि लग्न में शनि स्ट्रॉन्ग है तो पहले हमें यह देखना है कि लग्न का स्वामी कौन है। अगर लग्न का स्वामी शनि का मित्र है तो वह शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर लग्न का स्वामी शनि का शत्रु है तो आपको वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनाए। तो जो ग्रह जहां पर बैठा है
ग्रह मैत्री में आप ये देख लीजिए कि वो ग्रह विष्णु के अग्रभाग से निकला है, मतलब सूर्य की श्रेणी में है, या पृष्ठ भाग से निकला है असुर की श्रेणी में। अगर सूर्य ग्रह का स्वामी सूर्य के साथ चला जाएगा तो वो शुभ होगा, सूर्य का स्वामी असुर के साथ चला जाएगा तो वो परेशान। ये बेसिक है। अब हम आ गए महादशा चक्र पर। प्रश्न यह है कि भाई कुंडली के अंदर बहुत सी शुभ स्थितियां होती, बहुत सी अशुभ होती। तो ये जो शुभ और अशुभ स्थिति है ये फलित कब होगी? राज सत्ता का सुख तो है, लेकिन हम 23 साल में ये मिलेगा कि 43 साल में मिलेगा कि 53 साल में मिलेगा कब? ये कैलकुलेशन चार्ट जो है ये हमें महादशा चक्र से मिलता है और चंद्रमा की गति से ये कैलकुलेट होता है कि हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह अपने अच्छे और बुरे परिणाम कब देंगे। यह जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है वहां से कैलकुलेट किया। इसमें सबसे पहले हमने ग्रहों के नाम दे दिए, ग्रहों के महादशा चक्र की आयु दे दी, ये वर्ष में है। इसके बाद मैंने वह नक्षत्रों के नाम दे दिए जिन नक्षत्रों में चंद्रमा के आने पर पर्टिकुलर महादशा शुरू होती। अगर जैसे मैं हूं, मेरा जन्म कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ तो मतलब मेरा जन्म सूर्य की महादशा। अब सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा मेरी जीवन में, फिर मंगल आएगा, फिर बुध आएगा, इस समय बृहस्पति चल रहा है, फिर शुक्र आएगा, फिर शनि आएगा। ये क्रम गड़बड़ कर दिया मैंने, है? बुध के बाद शुक्र है ना? नहीं, ये क्रम गड़बड़ है। क्रम अभी आगे हम आपको देंगे, लेकिन ये वर्ष और उसके आगे नक्षत्र, इसके अगली स्लाइड में आपको क्रम देंगे। ठीक है? बुध और गुरु इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी तो नहीं, बुध के बाद केतु आएंगे। जैसे मैं ज्येष्ठ, देखिए इसमें क्या है कि सूर्य चंद्र मंगल फिर राहु, मंगल के बाद राहु के बाद बृहस्पति, बुध बृहस्पति के बाद शनि। वो क्रम उल्टे सीधे हैं, अभी आगे स्लाइड में सही है। गुरु जी इसका मतलब जैसे मैं ज्येष्ठ में पैदा हूँ हाँ। तो बुद्ध की तरह चल रही थी उस समय। हाँ, तो आपकी बुद्धि की महादशा का जन्म है। अब बुद्ध के बाद आप फिर केतु में आएंगे, केतु के बाद शुक्र में आएंगे, शुक्र के बाद फिर सूर्य में आएंगे। ये 120 वर्ष 5 दिन की दशा होती है, लेकिन इसको 5 दिन हटा दिया जाता है स्थूल गणना में देखते हुए 120 वर्ष की टोटल दशा मानी गई है, इसीलिए ये विश्वोत्तरी दशा कहते हैं। ठीक है? और इसमें एक चीज और बता दें यही गणिया कि हमारे यहाँ ज्योतिष में महादशा की गणना के 42 सिद्धांत हैं, 42। कौन सा फॉर्म? लेकिन विश्वोत्तरी दशा और योगिनी दशा इन पर सबसे ज्यादा काम होता है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर ये हिमालय के बीच में जितने भी लोगों के जन्म होते हैं इनकी गणना विश्वोत्तरी दशा से ही करनी चाहिए, और विंध्य पर्वतमाला से नीचे के जिन लोगों का जन्म होता है उनकी गणना योगिनी दशा से करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र। अब इसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण में होगा, इसमें देखिए नक्षत्र का नाम और प्लस वह किस महादशा का स्वामी है ये मैंने लिखा है। कृतिका है तो वह सूर्य का, रोहिणी है तो चंद्रमा, मृगशिरा है तो मंगल। अब चंद्रमा जब पृथ्वी के चक्कर काट रहा है तो वह किस नक्षत्र के सामने है, इससे हम ये पता कर लेते हैं कि वह व्यक्ति किस महादशा में उसका जन्म, और वहां से हम महादशा चक्र की गणना शुरू करें। फिर उसमें जिस ग्रह के बारे में आपकी प्रॉब्लम है वो ग्रह किस एज में आएगा उससे हम ये बता देते हैं कि इस एज में आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। ठीक है? और ये मैंने उसका क्रम चार्ट बना दिया। सबसे पहले सूर्य है, सूर्य के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद मंगल है, मंगल के बाद राहु है, राहु के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद बुध है, बुध के बाद केतु है, केतु के बाद शुक्र है। कुल मिलाकर 120 वर्ष की यह विश्वोत्तरी महादशा। और महादशा के अंदर इसी रेशियो में अंतरदशा होती है, अंतरदशा के अंदर इसी रेशियो में प्रत्यंतर दशा होती है।
प्रत्यंतर दशा के अंदर इसी रेशियो में सूक्ष्म दशा होती है और सूक्ष्म दशा के अंदर इसी रेशियो में प्राण दशा होती है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में एक्यूरेट कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो नक्षत्र के चरण के पार्ट को डिवाइड कर दीजिए और महादशा में प्राण दशा के कैलकुलेशन तक चले जाइए। आप एक्यूरेट टाइम बता सकते हैं इस दिन इस व्यक्ति के साथ ये घटना घटेगी। ये इसके मैथमेटिक्स का उत्तर है।